पहला सोना में आप सबका स्वागत है। बाजारों की खुलने की तैयारी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। राकेश बंसल, विजय चोपड़ा और चंदन तापड़े, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चंदन, एशियन पेंट्स, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जबरदस्त मोमेंटम, क्रूड की जो कमजोरी है उसका तो फायदा मिल ही रहा है और इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स में लोग जबरदस्त पैसा लगा रहे हैं। कर्नाटक में मैसूर में एक प्लांट लगाने का इनका इरादा है, उस पर बातचीत चल रही है। ये बताएं, क्या और तेजी होने की संभावना दिखती है यहाँ से? जी देखिए, लगातार पिछले 5 सप्ताह से यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। लगभग यहाँ पे 15 से 18% के लॉन्ग्स बने हैं। हालांकि अब स्टॉक काफी ऊपर के लेवल पे चला है, इसलिए उतना फॉलो अप इंटरेस्ट नहीं है, बट जिस हिसाब से पहले बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है उसका यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रह सकता है। फॉलिंग क्रूड प्राइस है वो भी इसके लिए सपोर्ट कर रहा है और सारे पेंट्स काउंटर है वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रही है। जरूर थोड़ी सी डिक्लाइन आए तब अक्यूमुलेट करे तो बेस्ट रहेगा। जब तक स्टॉक 810 का लेवल होल्ड करता है, ऊपर में 870 से 880 तक के लेवल के जाने की गुंजाइश है। ओके, ये राय आती है 870 880 तक की अपसाइड बाकी है इस स्टॉक में, ये कहते हैं चंदन। लेकिन एक और स्टॉक जस्ट डायल, क्या यहाँ पर बिकवाली करने का इरादा रखते हैं आप विजय? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि मेरिल लिंच की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उन्होंने टारगेट घटाया इस स्टॉक का 1640 से 1300 रुपए किया है। आपको क्या लगता है, काफी महंगे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक हमेशा ट्रेड करते हुए आया है और अब कुछ फंड्स को महंगा लग रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, हमेशा इंटरनेट कंपनीज की जो वैल्यूएशन है इसके ऊपर काफी चर्चा होती रहती है, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हों, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों, चाहे जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत स्ट्रेच्ड है और जो रेवेन्यूज हैं, नंबर्स हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं जो वैल्यूएशन हैं। तो इसमें करेक्शन अगर होता है तो मैं इसमें इसको बहुत लाजमी समझूंगा कि ऐसा करेक्शन बहुत हेल्दी होगा इन काउंटर्स के लिए। और विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो जिस तरह से इंटरनेट बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, आज वो जरूर पैसा जला रहे हैं, मगर आने वाले समय में जिस तरीके से पीपल आर गेटिंग हुक्ड ऑन टू द इंटरनेट बेस्ड कंपनीज एंड बिजनेस मॉडल्स, मुझे लगता है कि इन कंपनीज में ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड बायर बनना चाहिए। मगर हाँ, फिलहाल अगर पहले वैल्यूएशन की बात करें तो मैं इनकी बात से बिल्कुल तारुफ रखता हूं और आई थिंक कि थोड़ा सा करेक्शन इसमें लाजमी है। ओके, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर प्री ओपन सेशन की शुरुआत होती है। हालांकि ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हैं, मगर ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट इस बात पे भी कर रहे थे कि यूरोपियन ग्रीस के पार्लियामेंट ने हरी झंडी दिखा दी थी, तो हम तो उस पर वैसे ही ऑलरेडी कल रिएक्ट कर चुके हैं। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है कि ईसीबी ने एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, तो ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव था और उस पर काफी तक एशिया ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है। एशिया में कई सारे मार्केट्स बंद हैं, इनिशियल इंडिकेशन थोड़े से हल्की मजबूती के हैं और इसी तरह से बाजार में कामकाज होता है। ट्रेड को सेटल होने देते हैं, स्टॉक्स पे ही फोकस करते हैं, कौन सा आगे स्टॉक्स हैं जिन पे आपको रडार पर रखना चाहिए। राकेश, इस बीच रुपए की ओपनिंग होती हुई 63.51, मेरे ख्याल से 63.50 कल का क्लोजिंग था, तो उसी के आसपास महज 1 पैसे के आसपास के दबाव के साथ रुपया खुलता हुआ। रुपया वैसे भी बहुत हद तक डिफेंसिव रहा है, बहुत हद तक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया टाइट रेंज में। लेकिन राकेश, एसआर ऑयल, खबरें हैं कि वो एक्सचेंजेस से जो डिलिस्टिंग की मंजूरी थी अब वो भी आती हुई, तो होपफुल है बाजार शायद अच्छा मूव दिखाता हुआ नजर आए। चार्ट्स पे क्या लग रहा है, बहुत एग्रेसिव लोगों ने पोजीशंस ऑलरेडी बना रखी थी, एसआर ऑयल में अभी भी क्या खरीदारी करने के मौके किसी को ढूंढने चाहिए? नहीं आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है फ्रेश बाइंग तो इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से एक वी शेप रैली आई थी और रैली में जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, जो फर्स्ट लेग ऑफ रैली थी उसमें वॉल्यूम एक्शन काफी सपोर्टिव था और जो सेकंड लेग ऑफ रैली है जो अभी चल रही है उसमें जो वॉल्यूम एक्शन है वो ये बताता है कि शायद स्ट्रांग हैंड स्ट्रांग से बाहर निकल रहे हैं। अभी स्टॉक ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है किसी ने अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो इन स्तरों पर मुनाफा वसूली करने की सोचनी चाहिए, नया निवेश इन स्तरों पर नहीं करना चाहिए। ओके, नया निवेश न करें, एसआर ऑयल में ये राय आती है। लेकिन एक और स्टॉक्स जो शायद कमजोर है, वोकहार्ट, कुछ दवाएं रिकॉल करने की खबर आई है चंदन, और न्यूज पर रिएक्शन तो होता है इस स्टॉक का। क्या लग रहा है, क्या कहीं शॉर्ट करने के मौके हैं या फिर अगर कमजोर खुले तो खरीदेंगे आप? जी नहीं जी, देखिए ओवरऑल कल स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया था और लॉन्ग्स के बिल्टअप भी बने हैं। एक काफी कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिया था, बट यदि नेगेटिव न्यूज होती है तो ये मोमेंटम वो फिजल आउट हो सकता है। बट वीकनेस तभी आएगी जब 1480 के लेवल के नीचे चला जाता है, तो 1480 के नीचे जाए तभी यहाँ पे वीकनेस दिखाई देगी, तभी इसमें सेल स्ट्रेटेजी इनिशिएट करें। अदरवाइज स्टॉक को कंसोलिडेट करके वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए तो वो बेहतर रहेगा। विजय जी, जो मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस है, खासतौर पे वो कंपनियां जो बॉलीवुड से लेकर के जुड़ी हुई हैं, चाहे वो एरोस इंटरनेशनल हो, चाहे वो पीवीआर जैसी कंपनीज या मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स हो, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम इन काउंटर्स पे है।
इरॉस की तरफ से तो कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आया है कि डीलिस्टिंग हम नहीं करने वाले इंडियन एक्सचेंजेस से। आज तो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं कहना चाहिए, एक बड़े बैनर वाली मूवी रिलीज भी होने वाली है। ये स्पेस कैसे देख रहे हैं आप, और क्या अभी भी यहाँ पे कहीं सिलेक्टिवली खरीदारी करने के मौके हैं? देखिए, सिलेक्टिवली अगर देखें, पीवीआर है, इरॉस है, ENIL है, ये मेरे को कहीं कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी लगती हैं। हाँ। मगर अगर आप देखें पीवीआर पे एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने भी रिसेंटली ऑलमोस्ट डबल टारगेट कर दिए थे। और करेक्ट, तो मुझे भी लगता है कि जिस तरह से जो चलन है बढ़ता जा रहा है बाहर मूवीज देखने का, एंटरटेनमेंट का, और जिस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होते जा रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं चिल आउट करने के लिए जाते हैं, और मॉल्स में और सिनेमा हॉल्स में, तो इसके चलते हुए चलन बढ़ रहा है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कोई भी मूवी आती है, जैसे पीके जैसी मूवी आई, 600-700 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलता है, 300-400 करोड़ का आंकड़ा में मिलता है एवरेज मूवी का भी। तो मेरे हिसाब से दिस सेक्टर इज बाउंड टू ग्रो, और मेरा पर्सनल टारगेट पीवीआर पे कम से कम 900 रुपए का है। पीवीआर मुझे अच्छा लगता है। ओके, पीवीआर में तेजी करने की राय, 900 रुपए का लक्ष्य। लेकिन ये बताएं फिर फार्मा स्टॉक में क्या सन फार्मा में भी तेजी करना चाहेंगे विजय आप, क्योंकि आज दिग्गज एफआई सेलेसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लक्ष्य हालांकि ज्यादा नहीं लेकिन 30 रुपए बढ़ाया है, 1160 रुपए का लक्ष्य किया है, या फिर दिग्गजों में कौन सा फार्मा स्टॉक आपको बेस्ट पिक लगता है? देखिए, सन फार्मा एडवांस, लुपिन और ग्लेनमार्क, ये कुछ कंपनीज है जिनमें मैं काफी बुलिश हूँ। एक और स्टॉक है बायोकॉन, जिसमें सिंजीन की लिस्टिंग होने वाली है, तो उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होगी बायोकॉन में, और सिंजीन के चलते हुए बायोकॉन में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर मेरी रेगुलर नजर रहती है। चलिए, तो फार्मा में सिलेक्टिवली बाइंग करने की सलाह, और तमाम स्टॉक्स जो विजय को पसंद है उन्होंने हाईलाइट करें, इन पे आप नजर रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं। लेकिन इन स्टॉक्स के अलावा जो लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है, आज ट्रेडिंग के लिहाज से कहां पर आपके पास मौके हैं? हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी। पूजा, बताएं। आज भी ज्यादातर तेजी की कॉल्स निकल कर आ रही है, और जानकारों का जो रुझान है वो आज बैंकिंग काउंटर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बोनांजा पोर्टफोलियो को पुनीत किंद्रा आज एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि 590 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, और आगे 640 तक के लेवल तक यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, और 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। दूसरा कॉल भी बैंकिंग काउंटर से ही निकल कर आ रहा है। ट्रेडर्स ब्रोकिंग के निशान जैन ICICI बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। यहाँ पर भी स्टॉक ने अपना 316 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, और 4 से 5 दिनों में 330 तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, मेरा पहला कॉल होगा जुबिलेंट फूड पर। बड़ा तगड़ा स्ट्रांग बुलिश पैटर्न है, स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, वो करेक्शन खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है स्टॉक 3 से 4 दिनों में एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने का पोटेंशियल रखता है। 1856 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड को खरीदना चाहिए 1986 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल है हैवेल्स पर। शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, जो कि टेक्निकली काफी बुलिश माना जाता है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस बैठता है 295 के स्टॉप लॉस के साथ। हैवेल्स को खरीदना चाहिए 1 से 2 दिन का नजरिया बना के 313 के टारगेट के लिए। थैंक यू राकेश। आखिरी कॉल मानस जायसवाल का। इन्होंने फार्मा काउंटर वर्कआउट फार्मा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अगले 1 से 2 दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1600 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने की उम्मीद की जा रही है। सारे ही कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय। ओके, तो सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की सलाह। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स बुलिश होते हैं, और इंटरेस्टिंगली डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली कंपनीज फोकस में। राकेश ने जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करी, विजय ने हाईलाइट किया पीवीआर जैसी कंपनीज, तो शायद आगे चलते हुए डिस्क्रिशनरी स्पेंड में एक इंप्रूवमेंट, और इन कंपनीज को शायद उसके हाथ से बेनिफिट भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज ध्यान रखें कि कर्नाटका बैंक, NIT लिमिटेड, डिशमन फार्मा, जो मेरे ख्याल से विजय की पसंद नहीं, विजय की तो नहीं है, डिशमन फार्मा, आइनॉक्स लेजर जैसी कंपनीज भी अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने वाली हैं। अच्छा, 2 स्टॉक्स राकेश जिन पे आज शायद पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, वो है BEL और पुंज लॉयड का, जहां पे मेरे ख्याल से डिफेंस के एक और गन मेकिंग ऑर्डर के लिए इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तो शायद बहुत लाइकलीहुड है कि इनमें से एक कंपनी वो ऑर्डर को बैक कर सकती है। चार्ट्स पे क्या लग रहा है सर? BEL के चार्ट्स तो बड़े पॉजिटिव हैं, क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। नीचे में 3400 एक बेस बना हुआ है। हालांकि स्टॉक में एकदम शॉर्ट टर्म में देखें तो 3740, 3750 एक रेजिस्टेंस है। बस जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, नीचे से अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है, मुझे लगता है रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, और तोड़ेगा 3750 के, और ऊपर में
4000 के लेवल्स मुमकिन है। बट दूसरी तरफ पुंज लॉयड का स्ट्रक्चर देखें, हालांकि स्टॉक ने नीचे से सपोर्ट लिया है बट चार्ट पैटर्न पे कोई क्लैरिटी नहीं है। 27 रुपए 28 रुपए एक रेजिस्टेंस है, स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 28 रुपए के ऊपर स्टॉक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ निकलता है तब एक रैली देखने को मिल सकती है। बट ये जो रैली होगी एक पुल बैक रैली होगी। ऊपर में 31-32 रुपए के अगर लेवल्स मिलते हैं, 28 रुपए के ब्रेकआउट के बाद अगर कोई बाय करता है तो 31-32 के लक्ष्य रखें और उन स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके विजय, आपसे मेटल स्टॉक्स और एल्यूमिनियम स्टॉक्स, स्टील और एल्यूमिनियम, इन दोनों पर राय लेना चाहता हूं, क्योंकि खबरें ये आ रही कि एक तरफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी ये मांग करें कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, 5 से 10% की जाए। स्टील मिनिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर सेक्रेटरीज आपस में बात करें कि ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है ताकि चाइना कोरिया से जो डंपिंग हो रही है उसे रोका जा सके। एक और यूरोप के हालात थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर डंपिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सामने नेगेटिव चाइना की ग्रोथ पर सवाल है। स्टॉक्स 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं मेटल्स के, कहीं कोई वैल्यू पिक नजर आती है या फिर माहौल को देखते हुए आप खरीदारी नहीं करेंगे? क्या रहा है मेटल स्टॉक्स में और किन शेयरों पर आपकी नजर है? सिंघवी साहब, देखिए, अगर आप चाइना की बात करें तो जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खपत करने वाली कंट्री है, जो कमोडिटीज की खपत करता है, उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी कि जिस तरह से करेक्शन हुआ चाइनीज कैपिटल मार्केट्स में, और अभी भी कहीं ना कहीं वो जारी है, क्योंकि काफी स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड करते हुए दिखे थे पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि चाइना का जो हाल है वो थोड़ा संभलने में समय लगेगा और ओवरऑल वहां पे जो ग्रोथ है उसमें भी थोड़ा समय लगना चाहिए। बट जहां तक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात है, वो एक अच्छी पॉजिटिव खबर हो सकती है इंडियन कंपनीज के लिए। अगर आप बॉटम फिशिंग की बात करें, मुझे लगता है कि हिंडाल्को एक अच्छी कंपनी है जहां पर बाइंग की जा सकती है, टाटा स्टील में बाइंग की जा सकती है जब भी मौका मिले। तो ये दो कंपनीज हैं जो मेरे रेगुलर रडार पर रहती हैं। ओके, वैसे भी ध्यान रखें, स्टील एसोसिएशन के बाद वो कहा जा रहा है AAI एल्यूमिनियम, कल खबर देखी मैंने कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या लेना देना इससे, लेकिन वो एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जिसने कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करनी चाहिए, ये भी प्रोटेक्शन चाहते हैं, सेफ गार्ड चाहते हैं। तो हिंडाल्को जैसी कंपनी उस लिहाज से आपके रडार पर नहीं चाहिए। सरकार माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन चंदन, टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली बहुत तगड़ा प्रेशर देखने को मिला था। कल परसों पहला साइन आया कि शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग या कुछ स्टेबिलिटी के इंडिकेशंस आए थे। कैसे रीड करूं सर? क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा यहां पे मिलता हुआ नजर आएगा? आप उस पर बेट करेंगे या टाटा मोटर्स इस समय भी और प्रेशर दिखा सकता है? जी देखिए, यहाँ पे देखिए लगातार ये काउंटर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 5 सीरीज से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। मैं पिछली सीरीज की बात करूं तो 440-450 के कॉल में सस्टेन राइटिंग हो रही थी और उसके मद्देनजर ये 447-450 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा। जैसे इसने 420 का सपोर्ट दिया, नया सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अब जो कॉल राइटिंग है वो 410 की स्ट्राइक पे आ रही है। जब तक 410 का लेवल नहीं निकलता, यहाँ पे हमारी ओवरऑल व्यू नेगेटिव रहेगा। स्टॉक काफी प्रेशर में है क्योंकि जिस हिसाब से सारे ऑटो काउंटर्स एक अपस्विंग दिखा रहे हैं, एक फ्रेश मूव बन रहा है, बट ये काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहा। और वहीं देखें बाजार ने भी रिकवरी दी, फिर भी काउंटर नहीं चल रहा, तो एक साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे बेयर्स की ग्रिप में 410 का लेवल निकलेगा तब कोई यहाँ पे रिलीफ रैली आने की गुंजाइश रहेगी। तब तक मैं यहाँ पे एक अवॉइड करने की सलाह रखूंगा। और चंदन, कर्नाटक बैंक पर क्या राय है, क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजों के पहले कोई ट्रेड लेंगे आप? जी हाँ, देखें कर्नाटक बैंक का 150 का लेवल है जो इसका एक मेजर हर्डल का काम करता है। पिछले कुछ दिनों से उस लेवल को बेस बनाने की ट्राई कर रहा है। 150 देखिए पिछले लगभग 7-8 महीनों में इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यदि रिजल्ट के बाद 150 का लेवल होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक नई रैली देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखें, स्टॉक ने नीचे के लेवल से अच्छा रनअप दिया है, लॉन्ग से बिल्टअप हुए, तो यहाँ पे एक लॉन्ग के ट्रेड 150 के ऊपर होल्ड किए तो लिया जा सकता है। बट यदि रिजल्ट के चलते थोड़ा सा कंसर्न है तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ट्रेड करके जो पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें बना हुआ है उसको प्ले करना बेहतर रहेगा। ओके, राकेश, कल अदानी ग्रुप कंपनीज फोकस में थी, खासतौर पर अदानी पावर तो 4-5% के आसपास का उछाल दिखा रहे थे। अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, चार्ट्स पे कहीं पे कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है या फिर एक सिर्फ टेक्निकल पुल बैक था, कल खबरों का रिएक्शन था और ये फिजल आउट हो जाएगा? देखिए आशीष जी, अगर हम शुरुआत अदानी पावर से करें तो कल हालांकि स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी थी, एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और जो मैक्सिमम गेन थे वो गैप अप ओपनिंग की वजह से थे। बट वॉल्यूम एक्शन काफी सपोर्टिव था। टेक्निकली ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि स्टॉक के अंदर अभी कोई बाइंग की जाए। बट अदानी पोर्ट काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, 300 पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है।
ट्रेडिंग के नजरिए से 312 रुपए 50 पैसे एक अच्छा स्टॉप लॉस है और स्टॉक मेरे को लगता है 1 से 1.5 महीने में एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। और अगर अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 92 रुपीज 50 पैसा के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 92 रुपीज 50 पैसा के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तब एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा और तब इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर अदानी पोर्ट में। एक और स्टॉक नेस्ले, इस पर राय लेना चाहता हूँ आपसे चोपड़ा साहब। आज इसके मैगी वाले मामले की सुनवाई भी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। 6000 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से मैगी में डैमेज हुआ, बट आई थिंक काफी रिकवरी की है स्टॉक ने। वैसे देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, चाहे आप मिल्क पाउडर्स में ले लीजिए या जो बच्चों के नैन 1 नैन 2 मेरे ख्याल से हर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं इनके, या नेस्कैफे कॉफी हो, तो आई थिंक ब्रांड लीडर्स हैं ये ग्लोबली और मुझे लगता है स्टॉक रिकूप कर सकता है। और एक चीज मैं हमेशा सोचता हूं कि जिस तरह से काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मैगी को क्लियर किया और हमारे देश में समस्याएं आई, तो ये भी एक सवालिया निशान जरूर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही चीज सिंगापुर में और कनाडा में एडिबल है और हमारे देश में नहीं है। तो हमारे जो चेकिंग मैकेनिज्म है, जो FSSAI है या और भी दूसरी खाद्य पदार्थ को चेक करने वाली जो अथॉरिटीज हैं, आई थिंक कि उनको भी एक बार दोबारा से रिवर्क करना चाहिए। दे शुड पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, क्योंकि इतनी बड़ी चीज हुई नेस्ले के साथ। बट आई थिंक द काउंटर एंड द कंपनी हैज ऑल द पोटेंशियल टू कम बैक टू इट्स स्ट्रेंथ। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इसमें कोई बना हुआ है तो बना रहे, पेशेंस चाहिए होगी और निश्चित रूप से ये थोड़े समय बाद 7000 7500 पे जरूर ट्रेड करेगा। चलिए, तो ये राय आती हुई सब नेस्ले के स्टॉक पर तेजी करने का मूड बरकरार रखें। चलिए, भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी होती हुई दिख रही है और हम मजबूत शुरुआत करेंगे 15 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर और सेंसेक्स 35 अंकों पर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन एक्शन दिखेगा आपको मिड कैप शेयरों में, जहां पर लगभग 0.5% की तेजी दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआती कारोबार में। तो वहां देखना होगा किस तरह का रुझान बनता हुआ दिखता है। कल के हाइस के ऊपर खुलने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है, ये संकेत मिल रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। पहली टिक आती हुई आपकी स्क्रीन पर 50 अंकों पर शुरुआत हुई है सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 11 अंकों की मजबूती आती हुई दिख रही है। 8620 का लेवल है निफ्टी का, कल के हाइस के पार निकला है निफ्टी, ये पहला पॉजिटिव संकेत इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच यस बैंक और एक्सिस बैंक तेजी से टूटते हुए दिख रहे हैं। 2% का नुकसान इन दोनों ही बैंक्स में दिख रहा है। CNBC आवाज ने सबसे पहले कल आपको बताया कि इन बैंकिंग शेयरों पर कोई फायदा नहीं होने वाला है कल की कंपोजिट FDI लिमिट्स का, और बाजार को लेट समझ में आया है। बाजार ने जब एनालिसिस करके देखा अब पता चला है उनको कि ये कितनी नेगेटिव, तो अब स्टॉक्स में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। कोटक बैंक भी नीचे, इंडसइंड बैंक नीचे, तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नीचे होते हुए दिख रहे हैं। SEC के रिजल्ट्स के पहले SEC अंबुजा कमजोरी के साथ आज शुरुआत करते दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच बाजार की मजबूती और बेहतर होती दिख रही है। 80 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 15 अंकों की तेजी। मजबूती कहां है? BPCL टॉप गेनर 1% के गेंस के साथ, LNT में 1% का इजाफा, टेक महिंद्रा HCL टेक मजबूती दिखाते हुए लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। IT शेयरों में अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है इस वक्त। लेकिन बैंक निफ्टी, जो हम चंदन से बात कर रहे थे कि हर एक बड़ी उछाल के बाद ठंडा होता दिख रहा है, आज 1/4% के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी ने शुरुआत की है। आइए वायदा कारोबार की तरफ चलें। यस बैंक, वोखार्ड जैसे स्टॉक सबसे वीक है, एक्सिस बैंक सबसे वीक है, यहां पर कमजोरी ज्यादा है। माइंट्री 3% के नुकसान के गेंस के साथ टॉप गेनर है इस वक्त और क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 1.5% का फायदा। SKS माइक्रो 1% मजबूत है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में एक्शन जबरदस्त है। 0.5% की मजबूती, ये इंडेक्स आपके सामने हाजिर करेंगे। साथ ही स्मॉल कैप शेयरों में भी देख लें किस तरह का रुझान है। लेकिन 650 शेयर मजबूत हैं, 150 शेयर कमजोर है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का मोमेंटम बरकरार है। आशीष बताएं कहां नजर है? बिल्कुल, मोमेंटम इंटैक्ट है, कोई लेट डाउन नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए मार्केट ब्रेथ, हालांकि इनिशियली सही, बड़ा यूफोरिक नजर आएगी आपको। हर एक गिरने वाले के सामने 4 स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं इस समय। पॉकेट वाइज, सेक्टोरल वाइज सिर्फ बैंक्स आज कमजोरी 1/4% की, अदरवाइज IT, कैपिटल गुड सब में सिलेक्टिवली बाइंग है और कई सारे स्टॉक्स हैं ब्रॉडर मार्केट्स में जो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कईयों की हमने चर्चा भी करी थी। पुंज लॉयड 9.5% का उछाल, वो जो गन्स के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है उसका भरपूर फायदा इस काउंटर को मिलता हुआ। डेल्टा कॉर्प 7.5% का उछाल, का नंबर स्ट्रांग थे, घाटे से कंपनी मुनाफे पे आती हुई और इसीलिए आपका एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मन इंडस्ट्रीज, मैन इंडस्ट्रीज जो कह लें, इस काउंटर में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4.5-5% के आसपास का उछाल। ये भी कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे।
इरोस इंटरनेशनल हालांकि डीलिस्टिंग की खबरों को टाला है। इस कंपनी ने कहा है कि कोई डीलिस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन आज ब्लॉकबस्टर एक बड़ी मूवी का रिलीज है, शायद उससे पहले बाइंग मोमेंटम वापस आता हुआ 3.5% के आसपास की तेजी। माइंडट्री अनिल ने हाईलाइट करा, रिजल्ट्स पे रिएक्शन पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पीवीआर हम जिसकी बात भी कर रहे थे उसमें भी 2% के आसपास का मूव है। तो एक बार आइनक्स लेजर का भी काउंटर अगर आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो वो भी देख लें प्लीज, वहां पे किस तरह की ओपनिंग होती हुई। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीज अनिल हायर का 1.5% का उछाल। एसआर ऑयल जिसको डीलिस्टिंग की मंजूरी मिलने की खबरें हैं, 100% के आसपास के गेंस के साथ वो काउंटर ट्रेड कर रहा है। एनआईटी आज अपने रिजल्ट्स घोषित करेगा, केयर अपने रिजल्ट्स घोषित करेगा, दोनों ही काउंटर्स 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। केशोराम कल मेरे ख्याल से 12% का उछाल था, आज भी 0.5% के आसपास की गेंस के साथ इस समय तो एटलीस्ट कामकाज कर रहा है। बायोकॉन जिसमें कल सिंजीन का आईपीओ के अपडेट सामने आ चुके हैं, प्राइसिंग वैल्यूएशन क्लियर है, 3.25% के आसपास की बढ़त वहां पे देखने को मिल रही है। सन फार्मास्यूटिकल 2.3% के आसपास के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में येस बैंक अब ऑलमोस्ट 2.25% की कमजोरी है। एसीसी आज नंबर्स घोषित करेगा, नंबर्स एक्सपेक्टेड एंड वीक हैं, पिछले 2 क्वार्टर से वॉल्यूम्स में लेटडाउन था, इस बार वॉल्यूम्स कमजोर रहने की उम्मीद। आज 2% के आसपास का दबाव यहां पे देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स फिर प्रेशर में, ग्लोबल होलसेल्स के जो आंकड़े आए हैं वो कमजोर हैं और टाटा मोटर्स फिर से प्रेशर बनता हुआ। साउथ इंडियन बैंक कल भी दबाव में था, रिजल्ट्स का रिएक्शन था, कल 5-6% की कमजोरी थी, आज भी 0.5% के आसपास का दबाव। जस्ट डायल की हम बातचीत कर रहे थे, जस्ट डायल में भी आज 1.5% के आसपास की कमजोरी, इनफैक्ट 0.5% के आसपास का दबाव है। वॉकहार्ड रिकॉल के चलते 0.5% की कमजोरी के साथ ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट, सेंसेक्स 1/4 और मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 0.5% के गेन, तो कोई लेटडाउन वहां पे नहीं, बैंक्स के सपोर्ट के बावजूद। और बैंक्स भी अब रिकवर हो रहे हैं। हाँ, काफी अच्छी बात है कि अब हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स भी। तो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद बैंकिंग शेयर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर रिजल्ट्स पर रिएक्शन जो आता दिख रहा है वो काबिल तारीफ है। मुनाफा खाली 10 लाख का किया है डेल्टा को अपने, लेकिन स्टॉक 10% ऊपर हो गया। मेरे ख्याल से घाटे से मुनाफे में, बिक्री का आंकड़ा भी शायद ठीक है। हाँ, मुझे एक चीज समझ में, इन कंपनियों में नुकसान कैसे हो सकता है? जो ये कैसीनो वाली कंपनियां है ना, तो इनको मतलब कोई भी जीते कोई भी हारे, इनका कमीशन फिक्स है। और मेरे ख्याल से ये कंपनी डेल्टा को आप तो केपेक्स बड़ा तगड़ा कर रही थी, अब वो शायद केपेक्स का फेज खत्म होगा तो शायद इंप्रूवमेंट अब आपको देखने को मिले। फिलहाल 8% की बड़ी मजबूती और चार्ट पर एक क्विक चेक राकेश डेल्टा कॉप, कहीं कोई ब्रेकआउट के संकेत है? वॉल्यूम्स देखकर मुझे बड़ा दंग हो रहा है। 16 लाख शेयरों का कारोबार एनएसई में हो चुका है, 10 दिनों का एवरेज 18 लाख शेयरों का, यानी कि शुरुआती 4-5 मिनट में 10 दिनों का एवरेज तो पार कर लिया है, अभी पूरा दिन बाकी है। बिल्कुल अनिल जी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्टॉक एक अच्छा बेस बना रहा है और एक ब्रेकआउट की कगार पर है। 83 रुपीज के ऊपर स्टॉक का एक ब्रेकआउट था और वो ब्रेकआउट मटेरियलाइज हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है क्लियरली बाइंग करनी चाहिए। अगर कंजर्वेटिव बेसिस पे भी अनिल जी देखें तो 93 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजरिए से स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। ओके चंदन, एक तो पहले बैंक निफ्टी जो लो लेवल से हम बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि रिकवर हो रहा है, 1.5% का दबाव था, एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है, क्या इंडिकेशन स्ट्रेंथ के दे रहा है जो आप पहले बात कर रहे थे? और यहाँ पे क्या मौके ढूंढूं अब मैं ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से? जी देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है और जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक ब्रॉडर इंडाइसिस अपने आप को बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 19,000 की कॉल सबसे ज्यादा राइटिंग है और उसके मद्देनजर यहाँ पे थोड़ा सा जरूर पोज आ रहा है, बट यदि यहाँ पे होल्ड करता है तो जो 19,000 की कॉल वाले वो अनवाइंडिंग होगी और 19,000 के जो पुट में नया ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है वो बाजार को और इस इंडेक्स को अपनी ग्रिप में लाने की ट्राई करेंगे। ऊपर में जरूर थोड़ा सा दबाव दिखता हुआ नजर आएगा, बट मेरा मानना है कि 19,350, 19,500 तक के लेवल है वो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूव के साथ यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई बैंक निफ्टी पर और बैंकिंग शेयरों पर। लेकिन चंदन, फिर इन्हीं शेयरों के साथ एक्सिस और यस, ये दोनों जो टॉप लूजर हैं आज वायदा कारोबार में, इनमें क्या ट्रेड करेंगे? जी, यहाँ पे डिक्लाइन आती है तो मैं एक्सिस बैंक में बाय की सलाह रहेगी। ओवरऑल देखें, बाजार का जो एक वोलेटाइल स्विंग था पिछले 2-3 महीने में, उसके बावजूद भी एक्सिस बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा था। स्टॉक ने देखे 540-550 के आसपास का बेस बनाया था और इमीडिएटली 580 का जो एक हर्डल था उसको अब सपोर्ट बेस बना रहा है। तो जब तक 580 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह रहेगी। जबकि यस बैंक को मैं फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब स्टॉक में गिरावट हुई थी तब काफी शॉर्ट्स बने थे और इमीडिएटली देखे 535 का लेवल एक पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब वो लेवल एक हर्डल का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से यस बैंक को थोड़ा और कंसोलिडेशन होगा तभी यहाँ पे व्यू क्लियर होगा, जबकि एक्सिस बैंक में यहाँ पे क्लियरली जब तक 580 का लेवल होल्ड करता है बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा। ओके, इस समय निफ्टी का टॉप गेनर
टेक महिंद्रा है, ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की मजबूती है। उसको क्लोजली फार्मास्यूटिकल स्पेस की दो कंपनीज ल्यूपिन और सन फार्मा, जहां पे दोनों पॉजिटिव खबरें आई हैं, वहां पे 1-1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। टेक महिंद्रा के साथ साथ एचसीएल टेक में अब मजबूती है 1% की। आईसीआईसीआई बैंक 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ तगड़ा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, और शायद ये बड़ा सपोर्ट कर रहा है इस समय। कल आईसीआईसीआई बैंक वैसे भी जब तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पीयर्स भाग रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक उससे से बड़ा ठंडा कामकाज कर रहा था। मेरे ख्याल से 0.5% या 3/4% के आसपास की बढ़त थी। तो आज यहाँ पे कैचअप हो रहा है, यहाँ पे इनफैक्ट 2/3% की बढ़त दिन के हाईस पे धीरे धीरे पहुंचता हुआ। राकेश, सबसे पहले तो मैं टेक महिंद्रा जिसकी हम बातचीत भी कर रहे थे, क्या लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में बड़ा तगड़ा प्रेशर आया था, ये जो आज अच्छा मोमेंटम आ रहा है, मूव आ रहा है, क्या कोई मौके हैं मेरे पास? देखिए आशीष जी, स्टॉक ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी, और जिस तरीके से स्टॉक में कल एक 490 के ऊपर स्टॉक निकला था, क्लियरली वो दर्शाता है कि जो एक बड़ा फॉल था शायद वो खत्म हो रहा है, शायद एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज बन रही है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से तो नहीं आशीष जी, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में अब रुझान बदल रहा है, शायद एक बेस बिल्डिंग बनेगी, गिरावट पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय है आईटी शेयरों में, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इस बीच नेस्ले का स्टॉक 0.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिख सकता है वो है जिंदाल स्टील एंड पावर। यहां पर भी एक बार नजर डालें, क्योंकि यहां भी इनके गारे पालमा ब्लॉक की सुनवाई आज होने वाली है, और स्टॉक में 0.5% के आसपास की मजबूती। कैसे ट्रेड करना चाहिए, कोई ऑप्शन में रणनीति है चंदन, या फिर अवॉइड करेंगे? आपको तो ये सदाबहार शॉर्ट रहा है। जी अनिल जी, यहाँ पे सदाबहार शॉर्ट से रहा है पिछले 5 सीरीज से। इनफेक्ट उससे पहले भी कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमें यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉक देखिए कुछ दिन पहले 5% के आसपास रिकवरी हुई थी, लॉन्ग्स बने थे, बट वो मोमेंटम भी होल्ड नहीं कर पाया, जो साफ संकेत दे रहा है कि कितनी वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है। बेहतर रहेगा यहाँ पे आप जो यदि आपको लग रहा है कि वोलेटाइल मूव है तो 75 की पुट और 85 की कॉल का एक लॉन्ग स्ट्रेंगल बना लीजिए। बट मेरा यही मानना है जब तक 85-86 के लेवल नहीं निकलता है यहाँ पे वीकनेस बनेगी, और नीचे में 75 तक के लेवल भी स्टॉक में देखे जा सकते हैं। सारे मेटल काउंटर में यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है, और जिंदाल स्टील एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे सबसे ज्यादा वीक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। विजय, ऑटो कंपनीज मारुति को लेकर अपग्रेड्स आए थे, कहा जा रहा है बड़ा सिग्निफिकेंट स्पेंड आता हुआ नजर आएगा, शायद सरकारी कर्मचारियों से उसका भरपूर फायदा एंट्री लेवल को मिलेगा। तो एक तो मारुति पे आपसे ऑब्वियसली चेक चाहूंगा, आपकी क्या रणनीति होगी कि आप भी बड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो ऑटो एंसिलरी स्पेस शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। और बीच में टायर कंपनीज में जो प्रेशर आया था उसके बाद सब रह रहे कि टायर कंपनीज में वापस खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट खरीदारी स्क्रीन पे नजर आ रही। कैसे अप्रोच करें टायर स्पेस को, और वहां पे कहीं खरीदारी के मौके? पहले मैं कहूंगा मारुति के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं मॉनसून ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहा है, और काफी स्मॉल कार सेगमेंट में अगर आप देखें तो मारुति नो डाउट उसको कोई हिलाने की स्थिति में नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटर इस समय पर। तो मैं काफी बुलिश हूं मारुति पे, और जिस तरह से इसने ग्रोथ दिखाई है, मुझे लगता है कि 4500 का स्तर निश्चित रूप से तय कर सकता है बहुत छोटी अवधि में, कोई 6 से 8 महीने के समय के अंदर मुझे लगता है कि ये काफी तेजी से वहां पहुंच सकता है। और एक और बात मैं हमेशा मारुति के बारे में कहता हूं कि जिस तरीके से मारुति इस देश को समझता है और इस देश के कंज्यूमर को समझता है, मुझे लगता है कोई भी गाड़ी की कंपनी, कोई भी कार कंपनी उसको नहीं समझ पाई। और जैसे जो लॉन्चेस हुए हैं, मारुति के सियाज एक बहुत सक्सेसफुल लॉन्च है लेटेस्ट जो उन्होंने किया है, अभी एक एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं मारुति उद्योग। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिसर्च के बाद मॉडल्स लॉन्च करते हैं और उसकी पकड़ अच्छी होती है। दूसरी जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपने कहा, मुझे मदरसन सुमी एक ऐसी कंपनी है जो काफी अच्छी लगती है, जिसमें बाइंग की जा सकती है किसी भी गिरावट में। टायर स्पेस में अगर आप बात करें तो अपोलो और जेके टायर्स मुझे अच्छे लगते हैं। नो डाउट क्रूड की गिरावट से भी टायर स्पेस में बेनिफिट मिलता है, बट ओवरऑल अगर थोड़ा सा भी जैसे मानसून अच्छे रहते हैं तो टू व्हीलर्स में या जो एटलीस्ट एंट्री लेवल कार स्पेस में तेजी देखने को मिलती है, अच्छे मानसून होते हैं तो उसका बेनिफिट टायर कंपनीज को भी पहुंचता है। ओके राकेश, एक स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का बहुत तगड़ा प्रेशर आया, बड़ी खबरें थी, इस खबरों के बावजूद भी ये स्टॉक बिल्कुल मोमेंटम नहीं दिखा पाया था। अब काफी हद तक लोअर लेवल से धीरे धीरे इंचअप हो रहा है, ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंच चुका है, मेरे ख्याल से अननोटिसेबल। राकेश जवाब दे उससे पहले हम सेंसेक्स की सेंचुरी सेलिब्रेट करते हैं। ओके हाई पॉइंट पर सेंसेक्स आ गया है, 28,550 का लेवल है इस वक्त सेंसेक्स पे, और निफ्टी 25 अंक ऊपर है, तो निफ्टी में भी नया लेवल दिन का हाई का बनता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट बैंक सपोर्ट कर लेते तो आज मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग होता। काफी नुकसान कम हुआ है। आप देखिए एक्सिस और यस जिस तरह से 2-2.5% नीचे खुले थे, अब काफी कुछ कवर कर चुके हैं इनफैक्ट, तो सपोर्ट आता दिख रहा है। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया है, भले थोड़ी ही हो तेजी, लेकिन हाँ राकेश आप क्रॉम्पटन के बारे में बताने वाले थे। जी
अनिल जी, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से स्टॉक्स ने नीचे से एक रिवर्सल दिखाया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 186 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए और स्टॉक में बाइंग पोजीशंस ही होल्ड करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में 208 से लेकर 210 के लेवल्स मुमकिन है ऊपर में। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। चलिए, वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। चंदन, राकेश और विजय जी, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज पहला सौदा में सारे स्टॉक्स बाजार पर हमारे साथ राय शेयर करने के लिए। बेहद मजबूती के साथ बाजार आगे बढ़ते दिख रहे हैं। 8,650 का हमारा पहला टारगेट, उस तरफ बाजारों की तैयारी तेजी से बढ़ने की होती हुई दिख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस बाजार में कहां आपके लिए निवेश के मौके, खासतौर से तब जबकि बेहतरीन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी चल रही है, इस रनअप में अब भी कहां आपको ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं जो सस्ते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से और आउटलुक बेहतर है, इन पर हम करेंगे खास फोकस। हमारे साथ जुड़ेंगे HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरियर इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर तेजी 30 अंकों के दिन के हाई पॉइंट पर आ चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी 28,576। जी हाँ, ये हाई है निफ्टी का, सेंसेक्स का, और उसके बेहद करीब। और निफ्टी का हाई बता दूं मैं आपको 8,642, वहां से 3 पॉइंट नीचे। तो कुल मिलाकर हाई साइड पर ट्रेड करें। 8,600 का लेवल हमने तोड़ा नहीं है आज। एक भी बात जो हम बता रहे थे कि भाई वो लेवल इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल लेवल होगा। हाँ, और एक और अच्छी बात है आशीष की 8,616 का कल हमने हाई बनाया था और आज का लो है 8,614 का, यानी कि कल का हाई भी नहीं तोड़ने के तैयार है हम। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार की कि थोड़ा नीचे आए और कैसे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आ रही है। चलिए, बाजार के इसी माहौल में कितनी और मजबूती बरकरार रहेगी, आगे के लिए डायरेक्शन क्या है और निवेश के मौके कहाँ हैं आपके लिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। TS हरियर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के। हरियर साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले भी आपसे जब बात हुई आप बाजार पर बड़े पॉजिटिव थे, बुलिश थे, खरीदारी की राय भी दे रहे थे, कह रहे थे कि तेजी है, हो भी रही है। क्या उतना ही कॉन्फिडेंस 8,600 के पार भी अभी बना हुआ है? नहीं, मुझे आई थिंक पहले जितना कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में। आई थिंक 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अब जो यूएस से बात आ रही है, लग रहा है कि आई थिंक सूनर रादर देन लेटर एक रेट हाइक हो जाएगा और माना जाता है कि एज अर्ली एज सितंबर हमें पहला रेट हाइक देखने को मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ ग्रेट न्यूज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। दूसरी बात, आप मानसून देखोगे तो आई थिंक सिर्फ मंथ ऑफ जुलाई में लगभग 33% का शॉर्टफॉल रहा है और आई थिंक इसके कारण जो ओवरऑल मानसून है रफली अबाउट 10 to 12% शॉर्टफॉल रह सकता है। आई थिंक जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन खास करके बढ़ने की संभावना है और यदि इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो मेरे ख्याल से अगस्त में द RBI विल नॉट कट रेट। सो जो रेट कट की उम्मीद की जा रही थी शायद वो भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, जहां तक क्वार्टरली रिजल्ट्स का सवाल है, अब तक तो आई थिंक बड़े कंपनियों में TCS का रिजल्ट आ चुका है और काफी बाकी बड़े कंपनियां बाकी है, पर उम्मीद की जा रही है कि जनरली सारे रिजल्ट लगभग नेगेटिव या थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहेंगे। तो आई थिंक इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि शायद करंट लेवल्स पे मार्केट्स काफी हद तक आई थिंक फुल्ली प्राइस लग रहा है और व्हाइल आई डोंट एक्सपेक्ट अ शार्प करेक्शन, मैं मानता हूं कि ये लेवल पे लोगों को कॉशियस रहना चाहिए और कम से कम अपने पोजीशंस को पुट्स खरीद के हेज करना चाहिए। ओके, तो कॉशियस रहने का समय आ चुका है। बेहद स्ट्रांग मोमेंटम था, हालांकि कोई लेटडाउन नहीं, बहुत ज्यादा कमजोरी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये समय है थोड़ा सा सतर्क रहने का। काफी सारी हेडविंड्स की बात करी हरियर साहब ने। हरियर साहब, लेकिन इस हफ्ते की जब समाप्ति होगी इसके बाद हम जब लौटेंगे नेक्स्ट वीक तो सबसे बड़ा ओवरहैंग होगा हमारे सामने वो पार्लियामेंट का सेशन। जिस तरह की बज है तो वो तो कंप्लीट वॉश आउट नजर आ रहा है। हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार, लैंड बैंक तो गया, शायद GST को लेकर भी बड़े सवाल निशान लग रहे हैं। आप कह भी रहे हैं कि हम शायद इस मोमेंटम में अब ऑलमोस्ट अपर एंड के आसपास आ चुके हैं। कैसे अप्रोच करूं उस पार्लियामेंट सेशन का? हमने क्या उसको प्राइस इन कर लिया है कि शायद एक वॉश आउट हो सकता है या फिर उसका एक और ओवरहैंग होगा और उसके चलते और दबाव एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, यदि पार्लियामेंट सेशन वॉश आउट होते हैं तो इसके 2 आई थिंक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला इम्प्लीकेशन तो ये है कि जहां तक इन्वेस्टमेंट अप्रोच का सवाल है, मैं मानता हूं कि लगभग लोगों ने फैक्टर कर लिया है कि ये पार्लियामेंट सेशन वॉश आउट हो जाएगा। आई थिंक उससे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो रिफॉर्म क्रेडेंशियल्स है ये गवर्नमेंट का, आई थिंक ये रिफॉर्म क्रेडेंशियल्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आया था तो उन्होंने कहा था कि लैंड बिल पास हो जाएगा, GST बिल पास हो जाएगा। GST आई थिंक अब तक पास हुआ नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि शायद मानसून सेशन में भी दे वुड
वोंट बी अलाउड टू ट्रांजैक्ट। तो जीएसटी तो नहीं होगा, लैंड बिल तो अब गवर्नमेंट ने लगभग तय कर लिया है कि वो उसको पुश नहीं करेंगे और अभी स्टेट्स को पावर दिया जाएगा। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म क्रेडेंशियल्स है इस पे एक बड़ा नेगेटिव मार्क हो सकता है, और इसके कारण जो एफआईआई फ्लोज, जो रिफॉर्म्स के जरिए एफआईआई फ्लोज आ रहे थे, मेरे ख्याल से इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई थिंक इमीडिएट इम्पैक्ट मे नॉट बी हाई। जो रिफॉर्म्स की उम्मीद लेके लोग चल रहे थे, आई थिंक दे विल बी फोर्स्ड टू रीथिंक। तो हरिहर साहब, ये जो अब तक मोमेंटम आया था इंडियन मार्केट्स में, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से वो तो तगड़ा एफआईआई फ्लो जो आ रहा है, वो इसमें रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये जो एफआईआई गश है, ये क्यों आ रहा है इंडियन मार्केट्स की तरफ, जब हम जानते हैं तमाम हेडविंड्स अब हमारे सामने खड़ी हुई हैं? या फिर एक मिस आउट फीलिंग थी क्योंकि डीआईएस लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे 8000 के लेवल से, एफआईआईज ने रियलाइज किया शायद इंडियन मार्केट्स में वापस फोकस वो चाइना को लेकर जो कंसर्न्स थे, इसीलिए फ्लोज आ रहे हैं? ये फ्लोज का कंटिन्यू हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टीना फैक्टर, और टीना फैक्टर होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। आज की तारीख पे आप मार्केट पे देखोगे तो जितने भी जो लार्ज इकोनॉमीज है, जो चाइना है, इंडिया है, कोरिया है, आई थिंक अदर देन इंडिया ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जो 7% ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक इवन दो देयर आर नेगेटिव हेडविंड्स, जहां तक एफआईआईज का सवाल है, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से व्हाट इज कमिंग इनटू इंडिया इज मोर बिकॉज ऑफ द टीना फैक्टर एंड नॉट एनीथिंग एल्स। टीना फैक्टर इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बताएं फिर ऐसे में जो खरीदारी होती दिख रही है अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा होती दिख रही है, क्या आपको लगता है वो आउट परफॉर्मेंस अब नहीं रहेगी? और उस लिहाज से जब आप सावधान रहने की राय दे रहे हैं तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सावधान ज्यादा रहना चाहिए या फिर वहां निवेश के मौके ढूंढने चाहिए? नहीं, देखिए, जिस तरह के मैक्रो हेडविंड्स है, ऐसे हालात में आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ज्यादा ही कॉशियस रहना चाहिए। आई थिंक दो तीन चीजें हैं। आप देखोगे तो इंडेक्सेस लगभग लाइफ टाइम हाई पे हैं, और दूसरी बात है कि यदि ये जो रेट हाइक हो गया और इसके कारण एफआईआई फ्लो स्लो हो गए, तो ये जो शैडो बाइंग चलता है इन अहेड ऑफ एफआईआई बाइंग, आई थिंक वो सारा शैडो बाइंग बंद हो जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर से। तो मैं मानता हूं कि ऐसे हाई लेवल्स पे जब दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है और ग्लोबल और मैक्रो हेडविंड्स नेगेटिव है, मैं मानता हूं कि मोर देन लार्ज कैप्स आपको मिड कैप पे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप पॉकेट में ज्यादा कॉशियस रहें। अगर हम टेम्पररी हाइज के आसपास या फिर कुछ करेक्शन आएगा तो वो पॉकेट शायद फिर सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग भी दिखा सकती है। तो कॉशियसली, सतर्कता के साथ भारतीय बाजार को अप्रोच करें। हरिहर साहब हमारे साथ बने हुए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी उनसे बाजार की बारीकियों पे, पेचीदगियों पे बातचीत करेंगे, और साथ साथ ब्रेक के बाद आप लेकर आएंगे आवाज का धमाकेदार शेयर जैकपॉट। और अब वक्त है आज का जैकपॉट शेयर जानने का। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी, और ऐसे में कौन सा स्टॉक हो सकता है जो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, बताने के लिए हमारी सहयोगी है हमारे साथ सोनम मेहता। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये है हमारा आज का जैकपॉट शेयर। ये एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग ऑटो एंसिलरी कंपनी है। कंपनी केबल सप्लाई करती है। ये मैकेनिकल कंट्रोल केबल्स खास करके मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां, कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करती है। और ये केबल सिर्फ ऑटो कंपनीज के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि काफी सारे और सेक्टर्स भी है जिसमें इन केबल्स का इस्तेमाल होता है। और सुप्रजीत ऑटोमोबाइल केबल इंडस्ट्री का एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर है। कंपनी की शुरुआत हुई टीवीएस मोटर्स को केबल सप्लाई करने से, बल्कि आज भी टीवीएस मोटर्स के 100% रिक्वायरमेंट को सुप्रजीत इंजीनियरिंग ही सप्लाई करती है, और ये भी बना रहेगा। और ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि टीवीएस मोटर्स ने खुद सुप्रजीत इंजीनियरिंग में 7% का हिस्सा ले रखा है। कंपनी ने फिर डाइवर्सिफाई किया। टू व्हीलर्स में जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, बल्कि देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का 80% केबल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत को आज सुप्रजीत इंजीनियरिंग पूरा कर रहा है। और बल्कि बेहद ही ग्रोइंग कंपनी होंडा मोटरसाइकिल्स के फिलहाल 25% केबल रिक्वायरमेंट्स को कंपनी प्रोवाइड करती है। तो टू व्हीलर्स में 65% का मजबूत मार्केट शेयर के साथ कंपनी खड़ी है। आगे कंपनी ने और डाइवर्सिफाई किया। फोर व्हीलर्स में भी कंपनी उतरी है, और यहां पर 60% महिंद्रा के सप्लाई को यहां पर कंपनी पूरी तरह प्रोवाइड करती है। मार्केट शेयर फोर व्हीलर में कंपनी का 22% से अब 30% पे आ गया है। तो कारोबार तो बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहा है। मार्केट में ऑलरेडी कंपनी की पकड़ बेहद ही मजबूत है। प्रमोटर्स ने का भरोसा कंपनी पर बढ़ता जा रहा है।
2004 से अब तक कंपनी ने, प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है कंपनी में। जो 40% पे था वो अब 52% पे कर दिया है। और सिर्फ प्रमोटर्स ही नहीं बल्कि एफआईआईज का हिस्सा भी कंपनी में बढ़ता जा रहा है, जहां पर अब एफआईआईज का हिस्सा कंपनी में 4.73% पे आ गया है। तो प्रमोटर्स हो या फिर एफआईआई हो, दोनों का भरोसा कंपनी पे बना हुआ है, वो अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले काफी सस्ती है। फैक्ट बेरिंग्स की बात करें तो वे 26 टाइम्स स्पीड पर ट्रेड कर रहा है। एनआरबी बेरिंग्स जो कंपनी का दूसरा कॉम्पिटिटर है वो 15 टाइम्स स्पीड पर ट्रेड कर रहा है। और वही जो सुप्रजीत इंजीनियरिंग है वो काफी सस्ते लेवल्स पर है, 11 टाइम्स स्पीड पर ट्रेड कर रहा है। तो ग्रोथ की पूरी उम्मीद है, यहाँ पे पूरी जगह है। बैलेंस शीट भी कंपनी की बेहद ही मजबूत है। छोटे छोटे एक्विजिशंस करने के बाद भी कंपनी का कर्ज एक बेहद ही कंफर्टेबल लेवल पर खड़ा हुआ है। 0.8 टाइम्स डेट इक्विटी रेशियो है जो बेहद ही मजबूत कहा जा सकता है। अब आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। कंपनी के पास ऑलरेडी टॉप 10 टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स अपने क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, लेकिन कंपनी को उसको और बढ़ाना चाहती है। और कंपनी के पास जो 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसको और कंपनी बढ़ा रही है और 3 और नए फैसिलिटीज को तैयार कर रही है। और ये खास करके मारुति और यहां पर हुंडई के लिए किया जा रहा है, जो देश की सबसे बड़ी फोर व्हीलर कंपनीज है। और इनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वे लोग अपना इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, लोकलाइजेशन पर फोकस करना चाहते हैं, अपना कर्ज करना चाहते हैं। और इसलिए मारुति सुजुकी और हुंडई पर कंपनी का फोकस बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन फिलहाल कंपनी में सिर्फ 17% पे है। यहां पर पूरी जगह है बढ़ोतरी की। और कंपनी यहां पर अलग अलग देशों में, यूएस, मेक्सिको, ब्राजील में वेयर हाउसिंग सेटअप कर रहा है ताकि वहां के प्लेयर्स को भी अपने पास खींच सके और वहां के एक्सपोर्ट्स को यहां पर अपना बढ़ा सके। रिप्लेसमेंट मार्केट, जीएसटी जैसे ही मार्केट में आएगा, रिप्लेसमेंट मार्केट में एक जबरदस्त बूस्टअप की उम्मीद है। और कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहा है रिप्लेसमेंट मार्केट में ग्रो करने के लिए, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। और नॉन ऑटो सेगमेंट में तो एक बड़ा पिटारा कंपनी के खुल सकता है क्योंकि नॉन ऑटो सेगमेंट अभी फिलहाल रेवेन्यूज को सिर्फ 6% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर ग्रोथ की पूरी उम्मीद है और यहां से कंपनी में जबरदस्त बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज भर भर के कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। आज का जैकपॉट शेयर सुप्रजीत इंजीनियरिंग। तो दमदार रिसर्च के बाद ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग, और यहां पर आप देख सकते हैं 8% की बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है इस शेयर में आज। लेकिन इस बीच बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं ऊपर के लेवल से और दिन के लो पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको सेंसेक्स और निफ्टी। लाल निशान में पहली बार निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो 8,650 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, जो हम पहला लेवल बोल रहे थे। 8,642-43 का हाई बनाने के बाद निफ्टी वहां से लगभग 30-35 अंक कमजोर हुआ है। सेंसेक्स 14 अंक मजबूत है अभी भी, लेकिन बैंक निफ्टी पर कमजोरी ज्यादा है, लगभग 1/4% की। और मिड कैप इंडेक्स भी काफी हद तक अपने गेन्स गंवाते हुए दिख रहे हैं। टीएस हरिहर साहब हमारे साथ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एचआरबी क्लाइंट सॉल्यूशंस के। हरिहर साहब, ऐसे में अगर आपको इस बाजार में कहीं कोई निवेश के मौके ढूंढने हो, कोई अच्छा एक लार्ज कैप या एक मिड कैप शेयर जो आप चुनना चाहेंगे? नहीं, काफी शेयर्स हैं जो मुझे ये लेवल पे भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देखिए, मैं दो तरीके से मार्केट को अप्रोच करूंगा। एक तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स विल गो अप इन स्पाइट ऑफ वेयर द मार्केट मूव्स। फॉर एग्जांपल, आप अशोक लेलैंड लीजिए, आप टीवीएस मोटर्स लीजिए। आई थिंक ये कंपनियों में एक जेन्युइन बिजनेस अपटर्न हो रहा है। तो आई थिंक दिस सिप्ला लीजिए, आई थिंक दे आर ऑल लाइकली टू रिपोर्ट वेरी गुड रिजल्ट्स, जेन्युइन बिजनेस अपटर्न इज विजिबल। और मैं मानता हूँ कि मार्केट 8,000 हो या 8,500 हो, मैं मानता हूँ ये स्टॉक्स विल गिव यू गुड रिटर्न्स ओवर 3 to 6 months। दूसरा है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, मिसाल के तौर पे टाटा मोटर्स है, टेक महिंद्रा है। आई थिंक दीज आर क्वालिटी स्टॉक्स जो पिछले आई थिंक 6 महीने में लगभग 35 to 40% करेक्ट हो चुके हैं और इनमें एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी है। पर मैं मानता हूं कि बॉटम फिशिंग अभी नहीं करना चाहिए। आपको यहां से करेक्शन मिले 8,200, 8,250, आई थिंक वो लेवल पे आपको इनका बॉटम फिशिंग करना चाहिए। ओके, तो 8,200, 8,250 अगर ये करेक्शन आता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि हरियर वैसे भी अब बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, काफी स्ट्रांग रैली, स्ट्रांग मोमेंटम इंडियन मार्केट ने दिखा दिया है। तो अगर करेक्शन आता है तो कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स होंगी जिनमें आप खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेकिन हरियर जी, फिर क्योंकि आप कह रहे हैं 8,200, 8,250, एक ऑब्वियस सवाल आता है मेरे जहन में, क्योंकि कई लोग मानते थे वो 8,000, 8,050 के आसपास का जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, शायद मार्केट वापस इन लेवल्स को रीटेस्ट करेगा। दूसरा तबका जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह का लिक्विडिटी का आशा मानना है कि वो 90, 100 के आसपास जो निफ्टी के हाईस थे, शायद हम वो छूते हुए नजर आएंगे। पहले क्या छुएंगे सर हम?
कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम पहले शायद नीचे के स्तर छुएंगे, क्योंकि आप यदि ग्लोबल मैक्रोज देखोगे तो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रोज आर नॉट पॉजिटिव, और आई थिंक ऐसे हालात में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच ए न्यू हाई। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग, कुछ हद तक सिलेक्टिव बाइंग से मार्केट बाउंस तो दे सकता है, पर आई थिंक न्यू हाई मेरे ख्याल से बनाना जो मार्च में सिनेरियो था ना, जो इमीडिएटली आफ्टर बजट जो एक ऑप्टिमिज्म था, वो ऑप्टिमिज्म मार्केट में नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इट इज हार्ड टू से, बट गिवन अ चॉइस मैं तो कहूंगा कि शायद सबसे पहले हम लोअर लेवल छुएंगे। जी हरिहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार इस बीच 25 अंकों पर है। सेंसेक्स पर निफ्टी पर मजबूती में 4 अंकों की बची है। 8,600 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश अब तक निफ्टी की होती दिख रही है। देखना होगा क्या उस लेवल के नीचे बाजार जाते हैं या फिर वहां से कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ खरीदारी फिर से आते हुए दिखती है। लेकिन बाजार में एक अच्छे रनअप के बाद जो कंसोलिडेशन का माहौल दिख रहा है, बड़ा सवाल है कि आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा और कहां आपके लिए निवेश के मौके बन सकते हैं। इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त निताशा शंकर, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च यस सिक्योरिटीज की। निताशा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। पहला सवाल ये कि एक बेहतरीन रनअप बाजारों में हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी, फिर से नए हाईज की तरफ पहुंचेगा बाजार। क्या ये मानना ठीक है या फिर बैरियर्स काफी दिख रहे हैं, काफी रुकावट दिख रही है आगे? देखिए, अगर हम लोग देखें कि मार्केट किस तरफ हेडेड है, अगर हम लोग ज्यादा लॉन्गर टर्म व्यू देखें कि 2 साल में, तो सभी कुछ अच्छा चल रहा है। इकोनॉमी में ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है और वो सारे ड्राइवर्स जो हैं उसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इम्प्रूव करेगी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर इमीडिएटली देखें कि अगले 2-3 महीने में या अगले 6 महीने में टाइम लगेगा इन सब मेजर्स को एक्चुअली अर्निंग्स में ट्रांसलेट होने में। इसकी वजह से क्या है कि अगले 3 से 6 महीने में हमारा मानना यह है कि मार्केट में नीजर्क रिएक्शंस ज्यादा आएंगे, क्योंकि ठीक है रनअप हो रहा है, वो भी एक एक्सपेक्टेशन पे हो रहा है, लेकिन जब तक ग्राउंड रियलिटी उसके साथ में मैच नहीं करना शुरू करेगी, तब तक इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा कॉशियस बिहेवियर दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से नीजर्क रिएक्शंस होने की ज्यादा चांसेस है। आपने अर्निंग्स की कैचअप करने की बात करी और मेरे ख्याल से पिछला 1 साल हो गया हम लोग सब गलत पढ़ते हुए नजर आए थे कि इंडिया की अब हालात सुधरेंगे, अब हालात सुधरेंगे। ये क्वार्टर भी मेरे ख्याल से कमजोर है, तो सब प्राइसिंग करके चल रहे हैं। जब आप अर्निंग में सुधार की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस को कैचअप करना, अगर हमें जस्टिफाई करना है इन वैल्यूएशंस को कि अर्निंग्स कैचअप करें। कब तक एक्सपेक्ट कर रही है? FY16 में ये होगा? FY16 में होगा तो क्या वो सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट करें फाइनेंशियल ईयर के? देखिए, थोड़े से साइंस जो है रिवाइवल के वो FY16 में सेकेंड हाफ में दिखाई देना शुरू हो जाने, मतलब अभी भी फुल फ्लेज नहीं है। FY17 ऑनवर्ड शायद FY17 में हमको पूरा साल मिलेगा बेनिफिट का। तो FY17 में तो जो ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। FY15 से तो बेटर होगा, लेकिन प्रोबेबली नॉट मच। तो इस टाइम पे वैल्यूएशंस कैसे स्टैक अप हो रहे हैं? आप लोग उसको लेकर कंफर्टेबल हैं? अगर हम लोग 1 साल के लिए देखें तो वैल्यूएशन से उतना कंफर्ट नहीं मिल रहा है इन लेवल्स पे, क्योंकि एक्सपेंसिव तो है। लेकिन अगर हम लोग 2 साल का पिक्चर रखते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल इन्वेस्टर को रखना चाहिए 2 से 3 साल का, तो इस समय आपको कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है स्टॉक्स लेने के लिए। अच्छा, उन पॉकेट्स पर आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फिर करंट अर्निंग्स या करंट वैल्यूएशन उन लिहाज से फिर फेयर वैल्यूएशन, फेयर लेवल्स क्या होनी चाहिए सेंसेक्स निफ्टी के, और 2 साल आगे का जो आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है, तो 2 साल आगे के लिहाज से फिर क्या लेवल्स होने चाहिए सेंसेक्स? देखिए, निफ्टी टारगेट्स आप रखती होंगी मेरे ख्याल से। निफ्टी और सेंसेक्स के इमीडिएट टारगेट्स क्या है उससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इवेंचुअली स्टॉक्स ही ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये हमारा मानना है। ब्रॉडर मार्केट के लिए हम सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स में अगर मैं बोलूं कि आप 8,000 पे हो या 9,000 पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या प्राइस आप पे कर रहे हैं, वो तो इवेंचुअली क्या वैल्यू आपको मिल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैल्यू जो है वो अगर आप 2 साल के हिसाब से देखें तो वैल्यू बहुत है मार्केट में। अगर आप बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कि आपको काफी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। कौन से? क्योंकि आपने कहा पॉकेट्स अच्छी लग रही हैं, वो पॉकेट्स कौन सी? अगर आप देखिए तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप रोड सेगमेंट देखिए, उसमें आपको काफी ऑर्डर्स ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए हैं कंपनीज को। इनफैक्ट काफी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी की ऑर्डर बुक लेवल्स जो है वो ऑलमोस्ट 4 साल के हाई पे हैं रोड एरियाज में। फिर हाउसिंग को आप देखिए तो हाउसिंग में काफी एक मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। ठीक है, पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीजों में थोड़े से इश्यूज अभी हैं और उसमें उनको
उसमें अच्छा सुधार देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। दो सवाल हैं अब तक जो आपने बात करी। इंफ्रा में, रोड सेक्टर इंफ्रा में बहुत सारी कंपनीज के साथ बड़ी स्ट्रेस बैलेंस शीट की चिंता जताते थे, डेट बड़े लेवल हाई है, इंटरेस्ट को भी सर्विस करने में कंपनीज को दिक्कत आ रही है, तो क्या वो बैलेंस शीट में भी वापस स्ट्रेंथ लौट रही है, उस बात का भी कॉन्फिडेंस है? और जब आप हाउसिंग कह रही हैं तो आप क्या स्पेशली कह रही हैं रियल एस्टेट कंपनीज? नहीं, मैं ओके, टू क्लैरिफाई, हाँ, जो अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, जैसे आपने बोला, ठीक बात बोली कि बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन इस तरह में जबकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं तो काफी कंपनीज अपने लोन्स रीफाइनेंस कर देंगे, जिसकी वजह से कि उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर होगा। लेकिन अगेन दोनों तरह की कंपनीज है, एक है जिनमें कि इतना ज्यादा उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेच है कि उनको रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा, तो वो कंपनीज हम लोग के रेडार में नहीं है। कंपनीज जिन लोगों ने कि स्ट्रेस पीरियड में भी ऑर्डर इनफ्लो देखा है, उन्होंने अपना काफी हद तक अपना बैलेंस शीट सुधारने की कोशिश की है, उन्होंने काफी अपने ऑपरेशन सुधारने की कोशिश की है, जैसे कि उनको एक लेवरेज मिल सके वहां से, उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने में हम लोग को इस समय ज्यादा रेडार पे कौन सी कंपनीज ये बता पाएंगे आप हमें? देखिए, अगर आप देखिए तो रोड्स की तरफ में बहुत सारी कंपनीज है जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आप IRB इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, KNR कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इन लोगों को ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं, इन्होंने काफी हद तक अपना बैलेंस शीट वगैरह सुधार के भी रखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो कंपनी है जैसे सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन कंपनीज ने काफी अपने आप को इतनी मंदी के कंडीशन में भी उन्होंने ग्रोथ दिखाई है और अपने ऑर्डर इनफ्लो में भी ग्रोथ दिखाई है, तो ये कंपनीज अच्छा कर रही हैं। तो फिर इसी के साथ जुड़े हुए जो सेक्टर्स है, कैपिटल गुड्स और सीमेंट, क्या फिर वहां पर भी आप बुलिश हैं? इंफ्रा पर बुलिश है तो, और क्या वहां पर भी कुछ रिवाइवल के ऐसे संकेत हैं? क्या पसंद है आपको? सर्टेनली इनमें भी रिवाइवल के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अगर आप पॉजिटिव हैं तो जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करता है उस पर भी हमारा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन इमीडिएटली उनके लिए रिकवरी आने में उनमें थोड़ा सा देरी और लग सकती है। ये है कि अगर आपको 2 साल के हिसाब से अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इनमें रिवाइवल आएगा तो आप इनको अभी पिकअप कर सकते हैं, लेकिन अगले 3 से 6 महीने के लिए अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो मे बी दिस इज नॉट। ताशा, मैं आपके पिछले जवाब पे वापस जाना चाहूंगा, जब आपने कहा था कि रेट्स कम होंगे तो ये कंपनीज रीफाइनेंस कर पाएंगी। अब तक तो हम ट्रांसमिशन को लेकर ही क्रिप करते रहते हैं, क्या दरों में और सिग्निफिकेंट कटौती अगस्त में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी ब्रोकरेज क्या मान के चल रही है कि 70 दरों में कटौती इस कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्टेड है? देखिए, जहां तक कि हमारे बैंक का सवाल है, उन लोगों ने यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का करेक्शन और हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। एक तो ऑफकोर्स कि हम लोग का इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में हेडेड है। अभी का जो CPI इन्फ्लेशन आया है, अगर हम उसको एक वन ऑफ माने तो हम लोगों को उसका ट्रैजेक्टरी देखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि देखना पड़ेगा। दूसरी चीज टाइमिंग और कितना क्वांटिटी से US अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि RBI कंसिडर करेगा ही करेगा। उसके हिसाब कीपिंग दैट इन माइंड, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स का हम लोग करेक्शन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये बैंकिंग शेयर के अलावा जो एक स्पेस है, हम आज सुबह से हम उसकी बात कर रहे हैं, वो मेटल्स की है। बड़ी बुरी हालत है, सारे स्टॉक्स 52 वीक लो पर हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि इन्हें रिवाइव करें, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं, जो भी करना है। यूरोप की दिक्कतें अब कम हो रही है, चाइना अभी भी चिंता की बात है। इन सब में कहीं कोई वैल्यू दिखती है आपको कि इतने गिर गए, इतने पिट गए, अब यहां से क्या खराब हो सकता है, या फिर 2-3 साल का व्यू लें तो वैल्यू पिक्स के तौर पर ही इन्हें खरीद लिया जाए? देखिए, अब उसमें आपको 2 व्यू हो सकते हैं ऑफकोर्स, कि अगर आप 2-3 साल में ये सोचिए और एक कॉन्ट्रेरियन व्यू मान के चलिए कि इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेटल्स के लिए आपको ग्लोबल प्राइसेस देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह के साथ भी हम लोगों को जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो ग्लोबल प्राइसेस से ज्यादा है इस समय, जबकि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में और सारी कंपनीज मार्जिन्स बहुत ही थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रही है। ऑफ रडार रहेंगी मेटल का। अच्छा, आपसे इतनी देर बातचीत हुई, आपने इंफ्रा की बात करी, हाउसिंग की बात करी, लेकिन जिस चीज को लेकर एनालिस्ट ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं, IT, FMCG, फार्मा, इसकी बात आपने नहीं छेड़ी। अब ये पॉकेट अब आपको पसंद नहीं आ रही? नहीं, IT एक ऐसा सेक्टर है जिसपे कि हम लोग काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी जो जून क्वार्टर रिजल्ट अगर हम देखें तो
TCS ने अपना रेवेन्यू डिसअपॉइंट किया है एज फार एज द गाइडेंस वाज कंसर्न, लेकिन उसका प्रॉफिट इतना अच्छा हो गया, प्रॉफिट अच्छा है। लेकिन आपको TCS को तो ये भी मान के चलना पड़ेगा कि उसका इतना बड़ा बेस है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना लेवल ऑफ ग्रोथ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, अपने पीएस को लेकिन तब भी वो अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो जो मार्जिन है आउट परफॉर्मेंस का वो थोड़ा सा नैरो डाउन कर रहा है, तो उसके लिए उसकी री रेटिंग होना जायज है। लेकिन माइंडट्री को अगर आप देखिए, माइंडट्री ने इतना अच्छा रिजल्ट अपना रिपोर्ट किया है, तो आईटी बहुत अच्छा सेक्टर है और पोर्टफोलियो में हमेशा होना भी चाहिए। उसमें क्योंकि स्टॉक्स अब जैसे TCS ही हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, माइंडट्री है, परसिस्टेंट सिस्टम्स हैं। टेक महिंद्रा परसिस्टेंट सिस्टम्स में ऑफकोर्स उन लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट वार्निंग दिया है कि ये क्वार्टर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि अगर आप प्रॉफिट वार्निंग को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी माने स्टॉक पिकअप करने का, तो आपको ये स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएगा। तो वो एरिया में हम लोग काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल। अच्छा, वक्त में आपसे जाने से पहले चूंकि स्टॉक्स पर हमने बात की, डिस्क्लोजर्स देखिए हम लोग खुद तो कोई उस पर होल्डिंग रखते नहीं है, हमारी कंपनी ये इसमें किसी स्टॉक में होल्डिंग रखती है, और हम लोग ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये लोग एक अनबायस्ड वे में अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आज सारे सेक्टर स्टॉक बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजारों में मजबूत शुरुआत के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, 8,600 के इंटरेस्टिंग लेवल पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो बाकी का सेशन बेहद अहम और इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सबसे पहले एक सौदा आपका मिलेंगे कमोडिटी राउंड अप, यानी कि आप ध्यान रखें डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, सोना लगातार कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है, तो भारतीय बाजार में किस तरह की कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होगी वो बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।